एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इज अ स्टैंजा, जिसका पार्ट्स में क्वेश्चन होगा। जैसे एग्जाम में एक पैटर्न आता है जहाँ पे एक स्टैंजा देते हैं और उसमें ABC पार्ट करके क्वेश्चंस देते हैं और उसके आंसर्स लिखने होते हैं। तो हम सबसे पहले वो वाला करेंगे। सो क्वेश्चन 1 जो है दैट्स द स्टैंजा वाला क्वेश्चन। सो आई राइट द स्टैंजा पहले। तो एक स्टैंजा है पोएम में जो है हिज हॉर्समैन had behind us ride। अब now the two things, या तो स्टैंजा जो आपके बुक में पोएम है उसमें से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है, या थोड़ा सा चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंजा है हिज हॉर्समैन had behind us ride, should they our steps discover, then who will cheer my bonny clearly bright, when they have slain her lovely। ठीक है, सो ये स्टैंजा है। तो स्टैंजा हिज हॉर्समैन had behind us ride, should they our steps discover, this is discover, then who will cheer my bonny bright when have slain her lovely। सो जो ये स्टैंजा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उस जो क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट्स में आएंगे। तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन इज हु इज हिज हियर, अस आर द हु इज हिज हियर। ठीक है, इन लाइन 1। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आ रहा है हिज। ठीक है, तो पहला फ्रेम कैसा होएगा क्वेश्चन, हु इज हिज हियर इन लाइन 1, एंड इसका फिर एक और क्वेश्चन बनेगा हु इज अस रेफर टू। सो ये स्टैंजा एक आपको गिवन होगा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन रेफर कर रहा है हिज, इसमें हिज हॉर्समैन। तो हिज इज लॉर्ड यूलिन हियर, क्योंकि लॉर्ड यूलिन के जो आर्मी थी, जो हॉर्समैन थे, वो इनका पीछा कर रहे थे। तो हिज को हम लिखेंगे लॉर्ड यूलिन जो है, लॉर्ड यूलिन इज हिज हियर। ठीक है, एंड अस आर द स्कॉटिश chieftain and Lord Yulin's daughter, his beloved। Alright, तो जो क्वेश्चन पूछा गया हु इज हिज हियर इन लाइन 1 एंड हु इज अस रेफर टू। तो हिज इज क्लियरली लॉर्ड यूलिन, क्योंकि लॉर्ड यूलिन के हॉर्समैन थे, और अस जो है वो है चीफ्टन एंड द लॉर्ड यूलिन्स डॉटर, जो चीफ्टन जिसे प्यार करता है, हु इज बिलवड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी स्टैंजा के। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द चीफ्टन्स। जो इसमें कभी कभी 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। सो मैं इस फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट यहीं हटाकर इसे लिखती हूँ। तो जो बी पार्ट होएगा इसका, वो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होगा, एक्सप्लेन cheer my bony bright। तो बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्योंकि ये भी इस स्टैंजा में आ रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करो, cheer my bony bright। तो इसका आंसर है, इसका आंसर हम लिखेंगे बी का आंसर
the chieftain's worry is that in case he is killed by Lord Yulin, who then his lonely beloved will have nobody to console and support her. तो क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक्सप्लेन करो च्योर माई बोनी ब्राइड, इसका मतलब होगा जो चीफ्टन है वो वरी करता है, वो चिंता करता है कि अगर जब उसे लॉर्ड यूलिन मार देंगे तो लॉर्ड यूलिन की डॉटर को कौन सपोर्ट करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, उसे कंसोल कौन करेगा. ठीक है, तो ये बी पार्ट होगा इसका. अब इसमें एक पार्ट होगा सी पार्ट, उसका क्वेश्चन फ्रेम होगा. वो क्वेश्चन है Why would the lover be slain? तो slain का मतलब है, हमें पहले बता चुकी हूँ, किल करना. तो इसका आंसर होगा the lover would be slain because Lord Yulin did not approve of the match and was angry at chieftain for eloping with his daughter. For eloping with his daughter. Okay. So the third part is why would the lover be slain? The lover would be slain because Lord Yulin did not approve of the match and was angry at chieftain for eloping with his daughter. तो जो लॉर्ड चिफ्टन थे, जो लॉर्ड यूलिन थे, वो चीफ्टन पे बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने उनकी बेटी को भगा लिया था अपने साथ, और इसलिए अगर वो चीफ्टन लॉर्ड यूलिन को मिलता तो वो उसको किल कर देते. ना यहाँ पे एक वर्ड है एलोपिंग, इसका मतलब होता है गायब हो जाना, इस एलोपिंग भाग जाना या गायब हो जाना. नाउ हमने ये स्टैंजा वाला एक क्वेश्चन कर लिया. नाउ वी विल डू नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर्स. स्टैंजा वाला हमने क्वेश्चन इसलिए किया था ताकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से स्टैंजा आता है और उसके पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आई राइट इट, द वाटर wraith was shrieking. Is the symbolism in this line A, a premonition of what happens at the end. Okay, so we need to give the reasons. The water wraith was shrieking. Is the symbolism in this line a premonition of what happens at the end? तो we need to give reason. And ये जो है, ये कौन से स्टैंजा में इसका आंसर मिलेगा? इसका आंसर इज इन स्टैंजा 7. जो ये लाइन है वो स्टैंजा 7 में है. तो हम इसका आंसर लिखते हैं, yes, the symbolism
is a premonition of the tragic death of ill-fated lovers. It is a device of foreshadowing the noisy waves were crying for blood, and they overtook them ultimately. So the question was, the water wraith was shrieking. Is the symbolism in the line in this line a premonition of what happens at the end? So इसका answer is yes. The symbolism is a premonition of tragic death of ill-fated lovers. It is a device of foreshadowing the noisy waves were crying for blood and they overtook them ultimately. तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली साबित करता है कि किस तरह से कितनी बुरी डेथ हुई दो लवर्स की, जिनका फेट एक और एक वर्ड है। फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, फेट का मतलब होता है डेस्टिनी, ठीक है। और जो लॉर्ड यूलेंस के लोग होते हैं वो उनको फाइनली ओवरटेक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है। और द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जिनके बेसिकली जो एक्सप्रेशंस है हमें उनके बारे में लिखना है। सो द पोएट uses words like a down, road, which contain harsh consonants. Why do you think the poet has done this? The poet has done this. ठीक है, तो क्वेश्चन है, the poet uses words like a down, road, which contain harsh consonants. Why do you think the poet has done this? मैंने अडाउन का मतलब बताया था, उसका होता है मतलब डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द यूज ऑफ हार्श consonants creates an unpleasant effect in the context of Lord Yulen's men chasing his daughter and her lover. The use of harsh consonants, in the words describing the situation, is quite effective. So the poet, the use of harsh consonants, क्योंकि जो poet harsh consonants use करता है, the poet of harsh consonants creates an unpleasant effect
In the context of Lord Yulin's man chasing his daughter and her lover, the use of harsh consonants in the words describing the situation is quite effective. So the use of harsh consonant पहले तो वो एक अनप्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट करता है, पर जो इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैन चेजिंग हिज डॉटर एंड हर लवर, दीज आर द हार्श कॉन्सोनेंट्स यूज्ड, पर वो सिचुएशन इन दिस द हार्श कॉन्सोनेंट्स आर यूज्ड और इस सिचुएशन में वो बहुत इफेक्टिव है। तो इस सिचुएशन को ये जो हार्श कॉन्सोनेंट्स है सूट करते हैं। ओके, अब जब हमने ये कर लिया, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्ड मीनिंग्स मैं हटा देती हूँ। बेसिकली ये एक स्टैंजा है जिसके क्वेश्चंस हम देंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ इन दिस स्टैंजा this is stanza 10. The poet says, जो ये stanza से poet कहता है, the boat has left a stormy land, a stormy sea before, a stormy sea before her। और इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ये स्टैंजा 10 है, उसके स्टैंजा 10 के लाइन्स हैं। द बोट हैज़ लेफ्ट अ स्टॉर्मी लैंड, अ स्टॉर्मी सी बिफोर हर। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इन बोथ दीज लाइन्स द वर्ड स्टॉर्मी, जो वर्ड है स्टॉर्मी, assumes different connotations. What are they? So question क्या है? In both these lines the word stormy assumes different connotations. What are they? तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो होगा in both, और से हम जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो क्योंकि वर्ड हमें स्टॉर्मी के बारे में बोला गया, तो वील राइट द लैंड इज स्टॉर्मी, द लैंड इज स्टॉर्मी बिकॉज ऑफ द presence of the furious Lord Yulin. The sea is stormy. The sea is stormy because of the furious waves. So जो इस क्वेश्चन में कहा गया है, In both these lines the word stormy assumes different connotations. What are they? क्योंकि जो word stormy है वो दोनों लाइन में अलग अलग मतलब निकाल रहा है। तो the land is stormy because of the presence of the furious Lord Yulin and the sea is stormy because of the furious wave. तो जो land होता है वो इसलिए इतना फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एंग्री लॉर्ड यूलिन होते हैं, क्योंकि बेटी भाग गई होती है चीफ्टन के साथ। और जो सी की बात हो रही है वहाँ पे वेव्स इतनी फ्यूरियस होती हैं, इतनी तेज आ रही होती हैं कि वहाँ पे उसको स्टॉर्मी कहा गया है। नाउ इसका अब जो सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का वो है द लेडी फेसेस अ डिलेमा हियर, व्हाट इज इट, व्हाट चॉइस डज शी finally make. The lady faces a dilemma here. What is it? What choices does she make? तो क्वेश्चन का मतलब है जो लेडी होती है, जो लॉर्ड यूलिन की डॉटर होती है, वो डिलेमा में होती है, वो कंफ्यूजन में होती है। डिलेमा मतलब
जब आप जब आप कंफ्यूज्ड होते हो कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो कंफ्यूजन में होती है और वो डिलेमा क्या होता है और फिर वो फाइनली क्या चूज करती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे लॉर्ड यूलन's daughter has to make a decision between choosing the stormy land or the stormy sea. That is his angry father or the furious waves in the sea. But finally she chooses the stormy sea. So क्वेश्चन हमने समझ लिया था, इसका आंसर ये लॉर्ड यूलन's daughter has to make a decision between choosing the stormy land or stormy sea, that is his angry father or the furious waves in the sea. But finally she chooses the stormy sea. तो वो stormy sea क्यों चूज करती है? वो stormy sea इसलिए चूज करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने फादर का एंगर नहीं झेल पाएगी, पर उसे बेटर लगता है, इससे अच्छा वो पानी में जो वेव्स उठ रही हैं वो सब झेल ले, पर अपने वो फादर का एंगर नहीं झेल पाएगी, इसलिए वो स्टॉर्मी सी चूज करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज जो लॉर्ड यूलन उस क्वेश्चन का मतलब है लॉर्ड यूलन को कैसा लगता है जब वो अपनी डॉटर को देखते हैं, जब वो शोर में पहुंच जाते हैं पर जो उसकी डॉटर होती है वो आगे बढ़ जाती है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज लॉर्ड यूलिन wrath change into wailing on seeing his daughter, on seeing his daughter. तो why does Lord Yulin wrath change into wailing on seeing his daughter? तो अब इसका आंसर होगा Lord Yulin noticed that the storm won't spare them, क्योंकि स्टॉर्म इतना भयानक हो गया था कि लॉर्ड यूलिन को समझ में आ गया स्पेयर हिज डॉटर, बेसिकली हिज डॉटर। ही फील्स हेल्पलेस क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता था और उसे साथ में बहुत बुरा भी लगता है, एंड फील्स गिल्टी ऑल्सो एंड गिल्टी। His anger cools down and he starts mourning for his child. तो जो लॉर्ड यूलिन noticed that the storm won't spare his daughter. He feels helpless and guilty. His anger cooled down and starts mourning for his child. तो जब लॉर्ड यूलिन वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेटी दूर जा रही है सी में, तो उनको समझ में आ जाता है कि इतना भयानक जो स्टॉर्म आया हुआ है उससे उनकी बच्ची बच नहीं पाएगी, और वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि हेल्पलेस का मतलब होता है जब आप किसी सिचुएशन में कुछ कर नहीं सको, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, जब आप किसी को बचा नहीं सको या कुछ काम सही नहीं कर सको, बिगड़ा हुआ, तो बहुत हेल्पलेस फील करता है। गिल्टी मतलब बहुत दुखी, बहुत बुरा गलती का एहसास करता है, और जितना भी उसको गुस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो दुखी होने लगता है अपनी बेटी के लिए। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये भी क्वेश्चन हम एक स्टैंजा की लाइन से लिया हुआ है और हमें एक्सप्लेन करना है उसका कॉन्टेक्स्ट. सो द क्वेश्चन इज, वन लवली हैंड शी स्ट्रेच्ड फॉर aid. Do you think Lord Yulin's daughter wanted to reach out to her father? And if yes, why? If yes, why? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये लाइन है पोएम की. वन लवली हैंड शी स्ट्रेच्ड फॉर एड. दिस इज द लाइन इन द पोएम. और फिर हमें उससे बताना है, डू यू थिंक लॉर्ड यूलिन्स डॉटर वांट टू रीच आउट टू हर फादर? यस, वाई? तो क्या हमें लगता है कि जो लॉर्ड यूलिन की डॉटर थी वो अपने पापा के पास पहुंचना चाहती थी क्योंकि वो अपना एक हाथ स्ट्रेच करती है, और अगर हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर है, लॉर्ड यूलिन्स डॉटर wanted to reach out to her father as her father cried in grief. उसके पापा बहुत रोते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो दूर चली जाती है. for her return. एंड इवन क्योंकि वो रो रो के उसे बोल रहे होते हैं कि वापस आ जाओ, और उसे वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फॉरगिव कर देंगे उसे, प्रॉमिस टू फॉरगिव हर लवर if she returned back. So Lord Yulin's daughter wanted to reach out to her father as her father cried in grief for her return and even promised to forgive her lover if she returned back. तो हाँ, उसे बहुत वो अपने फादर को एक्चुअली हाथ स्ट्रेच करती है क्योंकि उसके जो फादर होते हैं वो रो रहे होते हैं, बहुत दुखी हो रहे होते हैं, रो रो के उसे बुला रहे होते हैं कि वापस आ जाओ, और अगर तुम वापस आ गई तो वो प्रॉमिस करते, और वो बोलते हैं अगर तुम वापस आ गई तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो उसके लवर यानी चीफ्टन को फॉरगिव कर देंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज, यू गोना राइट इट नाउ. तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड यूलिन reached that fatal shore. Lord Yulian reached the fatal shore just as his daughter left it. Why is the shore called fatal? ठीक है, तो जो ये लाइन है लॉर्ड यूलिन्स रीच द फेटल शोर, ये है स्टैंजा 11th का. स्टैंजा 11th. नाउ जस्ट एज हिज डॉटर लेफ्ट इट, व्हाई इज द शोर कॉल्ड फेटल? तो जब लॉर्ड यूलिन होते हैं वो शोर पे वैसे ही पहुंचते हैं जैसे ही उनकी डॉटर ने उसको शोर को छोड़ा होता है. तो क्वेश्चन ये है कि बाय द शोर कॉल्ड फेटल. तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि शोर को फेटल क्यों बोला गया. तो द शोर, जो शोर है, द शोर इज कॉल्ड फेटल एज बियॉन्ड द शोर the sea was so turbulent that anyone embarking to sail through
the sea would face death. The shore acted as the gateway to death. Lord Yulin's daughter crossed the shore only to meet her tragic end. So the shore is called fatal as beyond the shore the sea was so turbulent that anyone embarking to sail through the sea would face death. The shore acted as a gateway to death. Lord Yulin's daughter crossed shore to meet her tragic end. तो शोर मतलब किनारा, नदी का, समुद्र का, तालाब का जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है उसे शोर कहते हैं। तो उस शोर को इतना फेटल, उस किनारे को इतना फेटल, इतना डेस्टिन्ड कहा गया था क्योंकि जो सी थी उसमें पानी में इतना टर्बुलेंस था, पानी इतना ऊपर नीचे हो रहा था कि कोई भी वहाँ पर जाता तो वो मर जाता। और जो शोर था उसे बोला गया कि वो गेटवे टू डेथ है। तो अगर आप उसमें जाते हो वो डेथ का रास्ता है, दरवाज़ा है। तो गेटवे मतलब गेटवे मतलब उस डेथ को एंटर करने का रास्ता। लॉर्ड यूलिन्स डॉटर क्रॉस शोर ओनली टू मीट अ ट्रैजिक एंड। जो लॉर्ड यूलिन की डॉटर थी वो शोर में जा चुकी थी और उसके बाद उसकी ट्रैजिक डेथ हो गई, ट्रैजिक एंड हो गया।